नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम 2025 में अभ्यास GS1 का पेपर जो हुआ था उसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने अभ्यास दिया है तो ये आपके लिए रिव्यू के तौर पे आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभ्यास नहीं दिया है, आपको फोमो है, तो आपके लिए तो ये वीडियो पूरी तरीके से मैं यहाँ पे समझाते भी जा रहा हूँ, साथ में एनालिसिस भी होते जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अभ्यास सी सेट ये आपको देखने को मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, विथ रेफरेंस टू बेसिक स्ट्रक्चर with reference to basic price in national income accounting, consider the following statement. It is the amount of money actually received and kept by the producer for one unit of product. क्या बात हो रही है? बेसिक प्राइस इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो बेसिक प्राइस तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा जब आप नेशनल इनकम स्टार्ट करते हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बेसिक प्राइस, इसके साथ में अलग अलग आपको फैक्टर कॉस्ट ये सब देखने को मिलता है। पहला हो रहा है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली रिसीव्ड एंड केप्ट बाय द प्रोड्यूसर फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ये बिल्कुल आपको सही बात देखने को मिलेगी। जो प्रोड्यूसर अपने पास में एक यूनिट सेल करने के पास में जो एक्चुअल अमाउंट उसे मिलता है उसे ही बेसिक प्राइस आप कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स नॉन प्रोडक्ट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सक्लूड नॉन प्रोडक्ट सब्सिडीज रिसीव्ड। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। नॉन प्रोडक्ट टैक्सेस जो प्रोडक्शन पे लगते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जैसे लोकल अथॉरिटी का कोई कमर्शियल रेट हो गया, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है क्योंकि कमर्शियल रेट है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट ये सब आपको प्रोडक्शन के अंदर लगती है। एंड एक्सक्लूड नॉन प्रोडक्ट सब्सिडीज़। अब नॉन प्रोडक्ट सब्सिडीज़ जो रहती है, फॉर एग्जांपल फार्म मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग अलग जो सब्सिडीज़ वगैरह रहती है वो एक्सक्लूड होती है। ये बात भी करेक्ट है। इट कैन बी एक्सप्रेस एदर एट करंट प्राइस और एट कॉन्स्टेंट प्राइस। तो ये तो ईजी है, करंट पे भी आ जाता है और कांस्टेंट पे भी आता है, इन्फ्लेशन के साथ भी आ जाता है, विदाउट इन्फ्लेशन भी आ जाता है। जो कांस्टेंट प्राइस रहती है वो इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका हो गया 1 3 ओनली, ये हट गया 1 एंड 2 1। इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर 1 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, if the income slab are revised to exempt lower income population from taxation। अगर इनकम टैक्स के स्लैब को रिवाइज करते हैं टू एग्जेम्प्ट लोअर इनकम, जो छोटे छोटे इनकम वाले हैं उनको अगर एग्जेम्प्ट कर रहे हैं फ्रॉम टैक्सेशन, द इकोनॉमी मूव्स टूवर्ड्स अ रिग्रेसिव टैक्स रिजीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दो चीज़ें, देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड रिग्रेसिव बिकॉज दे आर लेविड इक्वली ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ इनकम। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। इनडायरेक्ट को हम रिग्रेसिव कहते हैं क्योंकि मान लीजिए जो इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल अंबानी अडानी, उनके ऊपर भी सेम GST का टैक्स लग रहा है और हमारे ऊपर भी सेम टैक्स लग रहा है, या फिर कोई गरीब व्यक्ति उसके ऊपर भी टैक्स सेम ही लग रहा है, तो ये हो गया रिग्रेसिव। इसमें गरीब का नुकसान होता है क्योंकि गरीब का बहुत सारा जो पैसा है सिर्फ टैक्स में ही चले जाता है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज वाइज अगर देखें। इसके बाद में जो ऊपर वाला है ये आपको लोअर को अगर एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, लोअर इनकम को, तो ये रिग्रेसिव नहीं होने के बदले प्रोग्रेसिव रहेगा क्योंकि लोअर को फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आपको रेजिम देखने को मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये तो गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को क्या मिल रहा है? डी। वापस से इसका करेक्ट आंसर हमें डी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टॉक वेरिएबल इन एन इकोनॉमी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉक वेरिएबल की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टॉक वेरिएबल इन एन इकोनॉमी? मनी इन सर्कुलेशन, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, लेबर फोर्स। Select the correct answer using the code given below. 1 2 and 3, 1 2 and 4, 1 and 3 only, 2 3 and 4 only। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपको एक हाथ कोई ऑप्शन के बारे में पता रहा तो आपके लिए ईजी हो जाता है। अब एक आपको
कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट रहता है स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए मैंने स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। स्टॉक का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास में एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आपका जो अभी का समय आपके पास में कितना स्टॉक एक पोजीशन पे रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ए के पास में अभी प्रेजेंट में स्टॉक कितना है, वो हो गया आपका स्टॉक। एंड अगर फ्लो की बात कर रहे हैं तो फ्लो का मतलब होता है एक प्लेस से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ए से बी तक के जाने के लिए जो कम्युनिटी जाएगी, कमोडिटी मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, वो ए से बी जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम लगता है। तो वो हो गया फ्लो आप समझ सकते हैं, पानी वाटर का फ्लो हो गया कोई भी चीज़, या फिर ट्रांसपोर्टेशन आप समझ सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कमोडिटी ट्रांसफ़र हो रही है वन प्लेस टू अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉक आपके पास में अभी के समय पे क्या क्या अवेलेबल है, मनी इन सर्कुलेशन, तो बिल्कुल मनी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कैपिटल, तो कैपिटल भी आपके पास में प्रेजेंट मोमेंट पे कितना है, तो ये भी स्टॉक वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा। डेप्रिसिएशन, अब देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, थोड़े थोड़े समय बाद कि आपका डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो है स्टॉक के रूप में आएगा, ये आपका जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसे आप फ्लो कंसिडर कर सकते हैं। देन है लेबर आपका जो रहता है स्टॉक आप इसे कह सकते हैं। लेबर फोर्स तो स्टॉक ही रहती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 को एलिमिनेट कर दीजिए। 3 को एलिमिनेट कर दिया तो ये देखिए सिर्फ हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा है, वो है बी ओनली, बी 1 2 एंड 4 ओनली। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन बनाया है, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। यूपीएससी हालांकि अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे हैं उन्होंने, अभी नहीं पूछ रहा है। ये अच्छे क्वेश्चन है, इस तरीके के यूपीएससी बनाएगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको एनालिटिकल स्किल्स से आपको पता चलती है। देखिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, L1 ये सबसे ऊपर वाली है, L2 ये, L3 ये, L4। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्शन इन मिलियन टन में MMT में प्रोडक्शन दिया हुआ है। MMT एक ही बात रहती है, MT में प्रोडक्शन दिया, MMT में प्रोडक्शन दे दिया है, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अराउंड 130 के आसपास आपको ये MMT क्या प्रोडक्शन दिख रहा है, ये अराउंड 106 के आसपास या 105 के आसपास समझ लीजिए, 104 मान लीजिए। और ये लगभग आपको दिख रहा है 32-35 के आसपास, ये समझ लो 25-26 के आसपास आपको ये देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन की। द अबो लाइन डेपिक्ट द प्रोडक्शन ट्रेंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 क्रॉप्स। अब बताइए L1 L2 L3 L4 क्या डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए एक बार पहले देख लेते हैं ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। L1 वीट, L2 राइस, L3 पल्सेस, L4 शुगर। अब देखिए शुगर केन बोल रहा है, शुगर नहीं शुगर केन, L4 शुगर केन। तो शुगर केन L4 ओके, देखते हैं। बी ऑप्शन L1 राइस, L2 वीट, L3 ऑयल सीड, L4 पल्सेस ओके। देन सी है L1 वीट, L2 राइस, L3 कॉटन, L4 पल्सेस। यहाँ पे क्या हो गया, कॉटन आ गया L3 में, यूनिक चीज़ आपको देखने को मिल रही है। डी L1 लाइन 1 राइस, लाइन 2 शुगर केन, लाइन 3 पल्सेस एंड लाइन 4 ऑयल सीड्स। तो देखिए शुगर केन, शुगर, कॉटन, ये आपको नई चीज़ें देखने को मिल रही है, और बाकी तो वीट वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। तो शुगर केन की बात करें, आपको इतना पता होना चाहिए कि मोर देन 300 MMT शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि शुगर केन इज़ डिफरेंट, शुगर इज़ डिफरेंट। शुगर केन में से बनती है, तो शुगर केन में से बहुत सारा जो बगेज निकल जाता है, बैगेज बोलते हैं उसे, जो वेस्ट निकल जाता है, तो वो अलग चीज़ हो गई। उससे क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल आपको देखने को मिलता है। तो वेट शुगर केन का जब हम मेज़र करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो शुगर केन तो 300 से बहुत ही ऊपर जाता है, अभी तो और भी आपको 400 के क्रॉस करता हुआ मिल जाएगा। तो शुगर केन तो कोई भी जगह पे भी हो नहीं सकता है। यहाँ पे शुगर केन आ रहा है, ये हटा दीजिए। और यहाँ पे L2 में आ रहा है 104 MMT की बात हो रही है यहाँ पे देखिए। तो ये भी आपको हटते हुए मिल जाएगा, तो आप इसको भी हटा सकते हैं। अब आपके पास यू आर लेफ्ट विद बी एंड सी। अब देखते हैं बी एंड सी। तो जो अगर आपको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको राइस मिलेगा और उसके बाद में मिलता है वीट, ये आपको पता होना चाहिए, राइस एंड वीट। राइस पहले आता है, वीट
सेकंड नंबर पे आता है। राइस क्यों आता है? राइस क्योंकि बहुत सारे जो आप अगर देखोगे ईस्टर्न कोस्ट है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल भी आ जाता है, फिर उसके साथ में उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी का बहुत सारा रीजन और पंजाब का रीजन, एमपी का भी बालाघाट वाला रीजन, वहाँ सब हर जगह पे आपको राइस देखने को मिल रहा है। इट मीन्स राइस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, और ये लगभग आप बेसिक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर देखते हैं यहाँ पे बी हमको यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है, राइस ऊपर है और वीट उससे कम है। और सी पे देख लीजिए, थर्ड L3 पे देख लीजिए ऑयल सीड एंड L4 पे पल्सेस। तो ये लॉजिकल एनालिसिस करके हमने ये क्वेश्चन को डिराइव कर लिया। इसके साथ में अगर आपको कॉटन का थोड़ा सा पता रहे, कॉटन, तो कॉटन जो रहती है बहुत ही हल्की रहती है। आप अगर ग्रेन्स देखते हो तो ग्रेन्स हैवी आते हैं, कॉटन हल्की आती है। तो कॉटन जो रहती है वो इतने MMT तक नहीं जाती, 5-6 MMT तक ही उसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते ये देखिए, आज के समय पे जो एक्चुअल में आपको दिख रहा है 130 MMT दिख रहा है राइस का, देन 106 वीट का, इसके बाद में 37 आपको देखने को मिल रहा है ऑयल सीड्स का, उसके अंदर 9 ऑयल सीड्स आ गए, 27 आपको मिल रहा है पल्सेस का। पल्सेस के एग्जांपल दीजिए, पल्सेस इंडिया में कौन कौन से रहते हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क। कॉटन देखिए, कॉटन का 5.5 MMT आपको देखने को मिलेगा। इंडिया आज भी 23% ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर पोजीशन पे है। 23% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया से ही हो रहा है। शुगर केन का देख लीजिए, टोटल प्रोडक्शन कितना है, मैंने बोला था 400 को क्रॉस कर गया है, तो कितना है 439 MMT, लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ मैं। और इससे शुगर कितनी बनती है 31 MMT। और इथेनॉल के अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो रहा है, शुगर केन का यूज़ हो रहा है, ये 1.7 MMT। थोड़ा सा ये रफ आइडिया आपको याद रहे, 31 MMT 1.7 MMT, तो कहीं ना कहीं आगे आपको हेल्प देखने को मिलेगी। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। NMP पे क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल मोनेटाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ओके, लेट अस सी क्या इन्होंने बातचीत करी है। इट इंक्लूड्स द मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये मोनेटाइजेशन की बात करते हैं NMP के अंदर, यूनियन की भी और स्टेट की भी। लेट अस होल्ड। इसके बाद में NMP इंक्लूड ओनली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ओके, देन इसके बाद में थर्ड है, प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग असेट मोनेटाइजेशन गो टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर एक बार देखते हैं हम। देखिए, मोनेटाइजेशन मतलब वो सेल करके कहीं ना कहीं पैसे ले रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, LIC की कोई प्रॉपर्टी हो गई, या फिर कोई PSU की प्रॉपर्टी हो गई, इसे सेल करके उससे प्राइवेट पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करके, प्राइवेट बॉडी को सेल करके, प्राइवेट प्लेयर को सेल करके उससे पैसा आ रहा है। वो पैसा अगर ऐसा करेगी गवर्नमेंट, NMP के अंदर स्टेट के भी प्रोजेक्ट सेल करने लग जाएगी, तो स्टेट वाले फिर इशू क्रिएट करेंगे। नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो अपोजिट पार्टी वाले स्टेट्स है उसके अंदर की सभी प्रॉपर्टी बेच के निकल जाएगी। तो ये यहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। NMP इंक्लूड ओनली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड मतलब अभी नए नए बने, ब्राउनफील्ड मतलब पुराने से चले आ रहे हैं। तो ग्रीनफील्ड को बेच के तो फ़ायदा ही नहीं, तो फिर मतलब क्या रहेगा, तो ओनली ब्राउनफील्ड, बिल्कुल ये सही बात आपको देखने को मिलती है। थर्ड स्टेटमेंट देखते, प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग असेट मोनेटाइजेशन गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये देखो, कंसोलिडेटेड फंड का मिसयूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब मिसयूज़ मतलब नेम का उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो देखिए, फंड जो रहता है वो अपनी जो खुद की मिनिस्ट्री रहता है उसके पास में आपको देखने को मिलेगा। फंड रिमेन विद इन द रिस्पेक्टिव पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़। जो PSU बेचा है उसके पास में ये फंड आ जाता है। तो हमारा फिर यहाँ पे हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 3 या फिर नन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन सा गुड्स है, कौन सी सर्विसेज है। सर्विस मतलब आप जो देते हो किसी को, अगर टीचर हो, एजुकेशन फील्ड में हो, या फिर आप कुछ भी जैसे कोई काम धंधा आपने लेके बैठे हो, तो वो आपकी सर्विसेज हो गई। गुड्स की बात हो गई तो ऑलरेडी आपको पता है, कोई भी गुड प्रोडक्ट हो गया, एंटिटी हो गया, कमोडिटी हो गई, तो दोनों के ऊपर GST लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसके अंदर से क्या क्या एग्जाम्प्ट है, प्रिंट एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। ओके, ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, let us hold,
अनपैकेज एंड अनलेबल पॉपकॉर्न विथ सॉल्ट एंड स्पाइसेस, ओके। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटरवे। फोर्थ हो गया। देन फिफ्थ देखते सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेट। क्या ये जीएसटी से एग्जाम्प्ट है? तो बिल्कुल, अगर हम फॉरेन डिप्लोमेट को आप सर्विसेज दोगे तो वो जीएसटी से हम आपको एग्जाम देखने को मिलेगी। इसमें बीच में इशू आया था, ये देखिए मैंने एक फ़ोटो भी लगाया है, ताई का फ़ोटो लगाया मैंने यहाँ पे। ताई ने देखो, अनदर टैक्स की बात हो रही है, जीएसटी काउंसिल सजेस्ट नहीं, यहाँ पे इन्होंने लगा ही दिया था 5% ऑन लूज पॉपकॉर्न और 12% ऑन पैकेट पॉपकॉर्न, 18% ऑन कैरामल पॉपकॉर्न। तो ये लूज़ पॉपकॉर्न मतलब 5% वाला जो लूज़ पॉपकॉर्न है अनपैकेज है, उस पर टैक्स लग गया है। तो 3 वाला तो यहाँ से हट चुका है, तो 3 वाले को हटा दीजिए। 3 हट गया यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 हट गया। यू आर लेफ्ट विथ 1 2 एंड 4, 1 2 4 एंड 5। तो 4 एंड 5, अभी मैंने आपको 5 बताया, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा सी, 1 2 4 एंड 5। 1 2, इसके साथ में यहाँ पे 4 एंड 5, ये सब एग्जाम्प्ट जीएसटी में से आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते 7 क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एफडीआई इज नॉट अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर एनी फॉर्म ऑफ ऑनलाइन गेम। एनी यूज़ करके ये यूपीएससी भी इस तरीके का यूज़ करता है, एनी लगा रहता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। एनी मतलब कुछ भी नहीं, ओके। सेकंड देख लेते हैं, द जीएसटी इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑनलाइन गेम। अब यहाँ पे भी एक्सट्रीम आ जा रहा है, ऑल ऑनलाइन गेम। लेट अस लुक। इसके बाद में थर्ड वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एज द नोडल एजेंसी फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया। अब यूपीएससी जो भी पूछता है तो हमेशा मिनिस्ट्री, आप देखोगे 99% बार उन्होंने मिनिस्ट्री का गलत नेम यूज़ किया है। लेकिन ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, ये विजन का पेपर है, तो आपको उस हिसाब से ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आप देखिए कि आपको पहला वाला जो है, एफडीआई इज़ नॉट अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर एनी फॉर्म, ये आपको गलत देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो 2 टाइप के गेम होते हैं, एक होता है गेम ऑफ स्किल, एक रहता है गेम ऑफ चांस। अभी आप देखो कि बहुत सारे अलग अलग आपको आईपीएल के समय पे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, ड्रीम 11 और भी बहुत सारे हैं कि लगाओ प्लेइंग 11, 11 की टीम बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो वो कहा जाता है कि गेम ऑफ स्किल है, इसीलिए उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसे हामी भर दी गई है। और इसीलिए आप देखते हो कि इतने सारे नए नए आपको प्लेटफॉर्म राइज होते हुए मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, गेम ऑफ स्किल, बिकॉज आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कौन प्लेयर किस तरीके से खेलता है। तो ये गेम ऑफ स्किल का पार्ट है। और गेम ऑफ चांसेस क्या रहते हैं, अगर आपने कैसीनो देखा हो, वो मूवी आई थी, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस वाला मूवी है, नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता ही है, सैफ अली खान, फिर उसके बाद में ठीक है चलो बता देता हूँ, रेस है ना। तो रेस के अंदर आपको गेम ऑफ चांस वाला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी एप्लीकेबल टू ऑन ऑनलाइन गेम, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। जीएसटी जो है हर इस पर एप्लीकेबल है भाई। जीएसटी एग्जाम्पटेशन नहीं, एग्जाम्प्ट बहुत ही लिमिटेड कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पॉपकॉर्न तक को लगा दिया है, तो ऑनलाइन गेम से जो इतना पैसा कमा रहे हैं उनको किस तरीके से छोड़ा जा सकता है। तो देखिए, अगर आप 1 को हटा देते हो तो यू आर लेफ्ट विथ ऑनली बी, 2 एंड 3। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से ईजी हो जाता है। और यहाँ पे मीटी आपको बिल्कुल करेक्ट नोडल एजेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे क्वेश्चन बना गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छा क्वेश्चन बना रहे, क्वेश्चन अच्छे बना रहे, लेकिन ऑप्शन जो है यूपीएससी से थोड़ा सा वेरी हो रहा है आपको। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इनकम टैक्स बिल 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये देखिए, बिटकॉइन का फोटो लगा दिया आपके लिए मैंने। बिटकॉइन पता ही होगा, बिटकॉइन पार्ट है वीडीए का कि नहीं है, एक बार आप बताइए। दे आर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी एंड कैपिटल एसेट्स इन इंडिया। ये क्या बात, ये सही है। लेट अस सी, फेलियर टू रिपोर्ट वीडीए होल्डिंग इन टैक्स फाइलिंग विल लीड टू दिस असेट बीइंग ट्रीटेड एज अनडिस्क्लोज इनकम। इसके बाद में आ रहा है, बोथ क्रिप्टो करेंसी एंड नॉन फंजिबल टोकन आर कंसिडर्ड एज अ वीडीएज। बताइए बताइए। बिटकॉइन पे बीच में 30% तक टैक्स आया था, अगर आपको याद है। जो भी ऑनलाइन डिजिटल के थ्रू आपकी अर्निंग हो रही है तो उस पर 30% तक टैक्स लगा दिया था। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 and 2, 1 only, 2 and 3 only, 1 2 and 3। लेट अस सी।
देखिए दे आर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी एंड कैपिटल एसेट, बिल्कुल सही बात है भाई, इसको प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी ये एक तरीके से आप इससे कमाई कर रहे हो, प्रॉपर्टी आप इसे कंसिडर करके आपको इनकम टैक्स बिल में देखने को मिलेगा क्योंकि इससे आपकी अर्निंग हो रही है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके रख सकते हो। कैपिटल एसेट है, कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, आज बिटकॉइन खरीदा 10 साल बाद निकाल सकते हो। फेलर टू रिपोर्ट वीडियो होल्डिंग इन टैक्स फाइलिंग, बिल्कुल जो भी है देखिए स्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो मिनिस्ट्री है हर बार इनकम टैक्स वाले कहीं ना कहीं रेगुलेशन लेके आते हैं कि आप थोड़ा सा अपने जो एसेट है उससे डिस्क्लोज़ कर लीजिए। तो ये अगर आप अनडिस्क्लोज रखोगे तो ये कहीं ना कहीं वो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करते बैठेंगे, इसलिए यहाँ पे अगर आप फेल हो जाते हो तो आपने अनडिस्क्लोज इनकम आपकी ये कहलाई जाएगी। तो बिल्कुल ये सेकंड पार्ट भी सही है। और बोथ क्रिप्टो करेंसी एंड NFT आर कंसिडर्ड एज द VDA। तो तीनों आपको स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 एंड 3। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। लेट अस सी VDA क्या क्या होते हैं वर्चुअल एसेट्स में। वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन वगैरह बहुत सारे आपको फोटो लगा दिया। गेमिंग टोकन, इसको भी आप वर्चुअल एसेट कह सकते हैं। NFT तो पता ही है सबको। एंड गवर्नेंस का टोकन, इसके साथ में बताइए और क्या क्या इसका पार्ट हो सकता है। ठीक है बताइए। डिजिटल बॉन्ड होता है एक स्टेबल का, आप चाहे तो लिख सकते हैं। एक होता है स्टेबल कॉइन्स, ये भी इसका पार्ट है। स्टेबल कॉइन के अलावा आपको देखने को मिलेगा CBDC, सेंट्रल बैंक का ये डिजिटल करेंसी रहती है। CBDC अभी आने आपको पता ही होगा। इसके साथ में डिजिटल बॉन्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बॉन्ड्स भी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है, तो ये भी आपको VDA के अंदर ही पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पे मैंने जूम आउट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इजी क्वेश्चन है, लेट अस सी। इट इज़ अ सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम ओन एंड ऑपरेटेड बाय द RBI। ऑफकोर्स RBI ही इसे ओन करती है, तो ऑब्वियस सी बात है। NEFT बताइए, RBI नहीं तो कौन सी बॉडी हो सकती है भाई, सेंट्रलाइज पेमेंट है बिल्कुल। NEFT अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है। देयर इज़ नो लेवी ऑफ चार्जेस बाय RBI फ्रॉम बैंक फॉर फंड ट्रांसफ़र और रिसिप्ट। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। RBI ऐसा कोई लेवी लगाता नहीं है फ्रॉम बैंक फॉर फंड ट्रांसफ़र और रिसिप्ट। देयर इज़ नो लिमिट इम्पोज बाय RBI फॉर फंड ट्रांसफ़र थ्रू NEFT। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बड़े से बड़ा अमाउंट आप इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो। 4 देख लेते हैं। इट कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम एंड टू नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल एंड नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट इन द कंट्री। भाई बाहर से पैसा आ रहा है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल या फिर नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, तो दोनों के अंदर से ये पैसा ले सकते हो, पैसा दे सकते हो। क्या है, NEFT से हो जाएगा, बिल्कुल ये सब हो जाएगा। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, NEFT वाला मिल रहा है। ईजी है, लेकिन सभी लगभग आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल UPSC के लाइन पे बनाया गया है। जनरल रिसोर्स अकाउंट एंड स्पेशल डिसबर्समेंट अकाउंट एंड द इन्वेस्टमेंट अकाउंट आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। थोड़ा सा आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप रुक रुक के भी थोड़ा देख सकते हैं। ऐसे कोई GRASDANIA 3 अकाउंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 3 अकाउंट किसके अंदर आप बना सकते हो, वर्ल्ड बैंक के अंदर बनते हैं ये, IMF के अंदर, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ADB। AIIB हटा दो, ADB हटा दो। क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो पूछना का सेंस रहेगा वो वर्ल्ड बैंक रहेगा या तो IMF रहेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है IMF। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर कहीं आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। ज़्यादातर आपको इस सेंस में लगेगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो पैसा देता है, तो उस सेंस में आप वर्ल्ड बैंक मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपने IMF का पर्टिकुलर पढ़ा हो कि किस तरीके से वो कंट्री को प्रोडक्ट करती है इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है तो अलग अलग पेमेंट के अकाउंट भी बनेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब जो भी आ रहा है सब, तो उस हिसाब से देखिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिसबर्समेंट अकाउंट,
रिसोर्स अकाउंट आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज एडेड ड्यूरिंग द टीनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। द लॉ प्लेज अंडर इट कैन बी चैलेंज फॉर वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंक्लूजन ऑफ एनी लॉ इन इट रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1 and 2, 2 and 3, विच ऑफ द, सॉरी हाउ मेनी, विच ऑफ द, 3 only, 2 only। तो देखिए यूपीएससी ने डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पूछा था लास्ट 2-3 साल पहले, 9th शेड्यूल कब आया था? तो बिल्कुल ये आया था 1951 में। एक बार क्वेश्चन पूछा था कब आया था, एक बार आया था पहला क्वेश्चन में पूछा था 1951 में आया। एक 2-3 साल बाद पूछा कि किसके ड्यूरेशन में आया, तो ये आया था 1951 में। कौन थे? तो भाई नेहरू जी थे। 64 तक के नेहरू जी बने हुए थे, 63-64 तक के। तो उस समय पीएम कौन रहेगा? नहीं, नेहरू जी। ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, ये हट गया। यू आर लेफ्ट विथ 2 and 3। अब भाई लॉ अगर कोई बना देगा और वायलेशन करेगा बेसिक स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल इसको आप चैलेंज कर सकते हो। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर तो सुप्रीम हो गया। एक बार केशवानंदा भारती केस आ गया 1973 का, उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ बिकम सुप्रीम। इसके अलावा IR कुलो केस आता है 2007 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ऊपर लगाया भी, देखिए मैंने, ये केस आपको देखने को मिलेगा IR कुलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके अंदर बोला है कि लॉ अंडर 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज इफ दे वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद में इंक्लूजन ऑफ एनी लॉ इन इट रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो ये भी बिल्कुल थोड़ा सा ये स्टिक करने के लिए 368 का इसका यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल रहा है? 11th का आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है बी, 2 and 3 only। ईजी है, ये आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 9 के अंदर क्या बातचीत होती है? शेड्यूल 9 इट कंटेन लिस्ट ऑफ लॉज। ऐसे लॉज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लिस्ट ऑफ लॉज दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट सभी को प्रोवाइड किए गए हैं, सिटीजन को, इंडिविजुअल को भी दिए गए। तो फंडामेंटल राइट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 31, 32, आपने 32 तो पता ही होगा। 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लॉज बना देते हैं जो वायलेट कर रहे हैं, लेकिन उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट आप जा नहीं सको और रिट पिटीशन फाइल न कर सको और जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सको। तो इस तरीके से जो लॉज को प्रोटेक्ट करना रहता है उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का अगेंस्ट जा रहा है तो IR कोलो केस के अकॉर्डिंग इट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। आगे बात करते हैं 12th क्वेश्चन। अब देखो जो बात करी थी रिट पिटीशन वाली, वो क्वेश्चन ही आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग, रमेश हैज़ अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। अब कहाँ पर है राइट टू लिव विद डिग्निटी? आर्टिकल 21। ओके, द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोवाइड हिम विद इलेक्ट्रिसिटी। However, the board intentionally refused to fulfill its duty and denied him access to electricity। बिजली विभाग ने इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से they have denied। Agreed by this, Ramesh filed a suit in court। Which of the following writ should the court issue to direct the electricity board to supply electricity to Ramesh? कौन सा रिट पिटीशन की यहाँ पे बात होगी भाई? बताइए। क्यू वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई। नहीं पता है तो जाइए आर्टिकल 32 रिवाइज करिए, आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए। नहीं पता है चलो फिर मैं बता देता हूँ आपको इजी लैंग्वेज में। देखो क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो यहाँ पे कोई अथॉरिटी की बात आ रही है कि आपने कोई डिसीजन लिया? नहीं, तो अथॉरिटी वगैरह की कोई बात आ नहीं रही है कि आपने किस अथॉरिटी से ये डिसीजन लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का हिंदी में मतलब होता है कि बॉडी पेश करो बॉडी। जो भी कॉर्पस मतलब बॉडी, जो बॉडी है उसे सामने लेके आओ। जैसे कोई उन्होंने किसी को डिटेन करके रख लिया तो उससे कहा जाता है, उस केस में हैबियस कॉर्पस का यूज़ होता है। एक है मैंडेमस यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है किसी को प्रोहिबिट करना कि आप भाई ये काम नहीं कर सकते, प्रोहिबिट कर दिया आपको हमने, अब ये काम हम देखेंगे। तो हायर कोर्ट छोटे छोटे सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये बोल देते हैं। इसके बाद होता है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब आपकी मैंडेटरी ड्यूटी है, आपको करो। तो मैंडेटरी आपकी ड्यूटी है लेकिन वो आप काम नहीं करते हो, तो मैंडेटरी ड्यूटी को एंश्योर करने के लिए यहाँ पे मैंडेमस रिट इशू होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
भाई मैंडेटरी ड्यूटी है इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे तो ये हो गया मैंडे मस। ईजी है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेल नॉर्म्स इन इंडिया। बेल नॉर्म्स की बात करते हैं। बेल नॉर्म्स, एंटिसिपेटरी बेल कैन ओनली बी ग्रांटेड डायरेक्टली बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ डायरेक्टली ओनली बी ग्रांटेड, सिर्फ ग्रांट किसके द्वारा की जा सकती है, बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। ओके, अ पर्सन कैन नॉट बी डिटेन फॉर मोर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस इफ दे हैव ऑलरेडी सर्व हाफ ऑफ दैट पीरियड एज एन अंडर ट्रायल। भाई ये बिल्कुल ईजी सही बात है। अगर आपने अंडर ट्रायल के अंदर आप कोई ऑफेंस के अंदर आप अभी आपकी अंडर ट्रायल में हो और वो ऑफेंस के लिए आपको 10 ईयर्स की जेल हो सकती है और आपने ऑलरेडी 6 ईयर की जेल यहाँ पे अंडर ट्रायल के समय ही आपकी हो गई, तो आपको अब 4 साल से ज़्यादा अगर आप कन्विक्ट होते हो तो आपको जेल में नहीं रखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। यू कैन नॉट बी डिटेन फॉर मोर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट बेल इज एप्लीकेबल इफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेल टू फाइल अ चार्जशीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। भाई अब बिल्कुल डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है अगर जो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फॉर एग्जांपल ईडी, सीबीआई और भी पुलिस वगैरह, वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है कि आपको भाई ये क्राइम है, आपने इस तरीके से एविडेंस वो सब जो होना चाहिए, अगर वो चार्जशीट नहीं बनाती है तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। और यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में ये यूनिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इट कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। ये आपको याद रखना है, आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ ये मैं, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है D 1, 2 एंड 3। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है, ये भी थोड़ा सा यूनिक पर्सपेक्टिव डालने की कोशिश करी। आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी की लाइन पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ 8 पे कमीशन। In this context, which of the following department under Ministry of Finance is primarily responsible for the implementation on the recommendation of the CPC, Central Pay Commission? कुछ भी बात नहीं है, MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 पे कमीशन। 8 मतलब जो अभी 8वां आयोग आएगा सेंट्रल पे कमीशन, उसके अंदर से बहुत आपने देखा होगा कि डबल इंक्रीज़ हो जाएगी सैलरी वगैरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, अप्रूव वगैरह करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो एक एक को हटाते जाते हैं। रेवेन्यू, भाई रेवेन्यू का कोई रोल नहीं है। रेवेन्यू मतलब कमाई होनी है, आपके पास में इनपुट आना चाहिए। इनपुट तो आ नहीं रहा है, ये जा रहा है यहाँ से, सैलरी बढ़ रही है। तो क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर सबको पैसा देता है, पैसा दे रहा है मतलब कहीं ना कहीं उनके पास में दे हैव टू शोकेस इन द एक्सपेंडिचर, उनका बढ़ते जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर की बात आ रही है, रेवेन्यू की बात नहीं आ रही है। तो एक्सपेंडिचर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेट अस लुक एट डी को होल्ड करके रखें, ए और बी को देख लेते हैं। इकोनॉमिक अफेयर देखिए बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ये जनरली इतना कोई सैलरी के ये पे वे से थोड़ा सा इनका कम अलाइनमेंट रहता है। इसके बाद है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में दूसरी सर्विसेज आती है। ये मेनली किसकी बात हो रही है? एक्सपेंडिचर की। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कोर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज द करेक्ट डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ? आर रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ए ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स लॉ दैट आर सुप्रीम ओवर द गवर्नमेंट। ओके, whereas rule of law allows government to override legal principles. रूल ऑफ लॉ ये देखिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ जानबूझ के अलग ऐसा लग रहा है, साइंटिफिकली आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश हो रही है। रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेटिक रिजीम whereas रूल ऑफ लॉ इज़ फाउंड ओनली इन ऑथोरिटेरियन। रूल ऑफ लॉ कहाँ से दिखेगा आपको? अथॉरिटी में। तो बिल्कुल ये तो इनकरेक्ट ही है। रूल ऑफ लॉ एंश्योर ओनली प्रोसीजरल जस्टिस, बट रूल ऑफ लॉ गारंटीज बोथ प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव जस्टिस। सिर्फ प्रोसेस में नहीं, एक्चुअल में भी जस्टिस होनी चाहिए, ये होता है रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल, लॉ इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी
ऑफ एनी नेशन। हमारा जो सुप्रीम अथॉरिटी लॉ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल ये सी तो डायरेक्ट आप ए से भी जा सकते हो, लेकिन लेट अस लुक डी वाले को देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ एंड रूल ऑफ लॉ हैव द सेम मीनिंग एंड कैन, हटाओ इसको तो हटा दो, सी इज़ द करेक्ट आंसर। भाई अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको अभी पॉलिटी करने की बहुत ज़रूरत है। सब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अभी तक के जो आया है। रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ बेसिक है, बेसिक पता होना चाहिए। आगे बढ़ते 16 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिटरमाइन करता है। एक्सटेंडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू अ यूनियन टेरिटरी। हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन यूटी तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। विच ऑफ द फंक्शन आर given above can be performed by the president of India? 2 and 3 only, 2 only, 1 2 and 3, 1 only। बताइए। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, ये प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। सुप्रीम आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में कितने जज रहेंगे ये सब कौन डिसाइड करता है, अंडर आर्टिकल 216 आपको ये डिसाइड करते हुए मिलेंगे बाय प्रेसिडेंट। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें, सेकंड ऑप्शन के अंदर एक्सटेंडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू अ यूटी, तो ये किसका काम आता है, ये आप देखोगे मेनली पार्लियामेंट की ड्यूटी है, ये पार्लियामेंट की अथॉरिटी है, सॉरी पार्लियामेंट की पावर है कि हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन को बढ़ा देना है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा मैटर हो जाता है। पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों आ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो तीनों की आ रही है, सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं दे दिया। प्रेसिडेंट सिर्फ स्टैंड बढ़ा सकता है, लेकिन जो बड़ा काम है पावर को आप जुरिडिक्शन को एक्सटेंड कर रहे हो, पार्लियामेंट के हाथ में रहता है। तो 2 इसके अंदर इनकरेक्ट हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी नहीं है। सेम आप देख लिए, कॉमन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करना फॉर 2 और मोर स्टेट, ये भी थोड़ा सा जुरिडिक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, थोड़ा सा पावर की बात हो रही है। यहाँ पे भी आपको पार्लियामेंट की पावर देखने को मिलेगी। तो इसका आर्टिकल अगर आप बात करें, ये आर्टिकल 230 में मेंशन है और ये आर्टिकल 231 में मेंशन है। ऊपर वाला हमने देखा था 216 में। तो आर्टिकल जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1 ओनली, डी 16 का आपको देखने को मिलेगा, 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते 17 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरोनेट पोर्टल, नया पोर्टल, कुछ नया नाम मिल रहा है, इज़ यूनिफाइड डाटाबेस सिस्टम डेवलप बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूटीज़। इलेक्शन रोल मैनेजमेंट करने के लिए जो है आप कह सकते हो कि ECI लेके आया है ये एरोनेट पोर्टल। ओके, लेट अस होल्ड। इसके साथ में प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एरोनेट पोर्टल इट वॉज पॉसिबल फॉर वोटर इन डिफरेंट स्टेट टू हैव द सेम एपिक नंबर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। एपिक नंबर आपको एक नई चीज़ अगर नहीं पता है तो यहाँ से सीखिए। एपिक नंबर जैसे आधार नंबर है, आधार नंबर बताइए कितने डिजिट का होता है, बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपका आधार नंबर देखिए कितने डिजिट का है वो। तो देखते एक बार, एरोनेट की बात हो रही है, फिर उसके साथ में एपिक की बात हो रही है। तो पहले क्या होता था, बिल्कुल कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देयरफॉर इसीलिए हम नई चीज़ लेके आ रहे हैं। तो एपिक के अंदर क्या होता था, डुप्लीकेशन वाले एफर्ट्स या फिर आपको अलग अलग स्टेट में सेम नंबर देखने को मिलेगा। तो पॉसिबल है कि वोटर डिफरेंट स्टेट में सेम एपिक नंबर हो सकते हैं। तो ये पॉइंट तो सही है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए एरोनेट पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। एरोनेट में एक यूनिक आपको सभी का नंबर देखने को मिलेगा, सो दैट आपकी जो भी नंबर है वो डुप्लीकेट नहीं हो। और एपिक आपको पता होना चाहिए, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसके अंदर आपको 10 डिजिट देखने को मिलते हैं। हाउ मच, 10। आपसे क्वेश्चन था मेरा, आधार कार्ड में कितने होते हैं बताइए, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया गिवन पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर वायसरॉय को पावर दे दी गई है टू इशू ऑर्डिनेंस। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखो 1909 तो बहुत आगे पहुंच गए। 1833 तक तो वायसराय नहीं थे, 1833 में तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बने थे। वायसराय कब से बने थे, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उससे बने थे कौन, वायसराय।
पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस, और जैसे ही एक्ट आया वो वायसरॉय के अंदर बन गए। फर्स्ट वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो कैनिंग की बात हो गई। अब कैनिंग जो था, आपको पता है 1857 में वॉर हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस समय अगर वैसी वापस से रिपीट होता है तो वायसरॉय को पावर दे दी थी कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन रह रही है तो फटाफट ये तरीके से कर पाए। इसके अलावा भी 1861 के अंदर जो काउंसिल एक्ट आता है उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काउंसिल एक्ट में आप देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दोनों के अंदर सीट्स एनहांस कर देती है। इंडियन का रोल थोड़ा सा एनहांस कर दिया जाता है, इंडिया को थोड़ी सी नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे एंट्री मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं 1861 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये एक्ट नहीं पता है तो पढ़िए जाके, सबके बारे में पता होना चाहिए। 1890 टू 1909। चलो एक और क्वेश्चन 1909 में आपसे जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप पूरा सीक्वेंस में लिखते जाइए। 1909 में क्या मेजर रिफॉर्म आया था? आगे बढ़ते 19 क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडिया एंड द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर जुडिशियल सुप्रीमेसी whereas the Indian constitution follow the doctrine of parliamentary sovereignty। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात हो रही है, क्या पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे सोवरेन है क्या? तो देखते, लेट अस सी। जुडिशल तो सुप्रीम है यूएस में, इतना आपको पता होना चाहिए, जुडिशली सुप्रीमेसी तो है। अनलाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बिल्कुल है। आर्टिकल कौन सा है? 51A। इसके साथ में एज पर बोथ यूएस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिडुअरी पावर टू मेक लॉज लाइज विद इन द यूनियन लेजिस्लेचर। तो भाई ये आपको याद होना चाहिए, यूएस के अंदर जो है रेसिडुअरी पावर है वो स्टेट को दे दी गई है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट जो है बहुत सारी जो पावर रहती है स्टेट के हाथ में रहती है। थोड़ा सा यूएस और इंडियन के अंदर डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए यूएस के बारे में क्या कहा जाता है, स्टेट का क्या है वो, एक प्रॉपर वर्डिंग है। इंडिया और यूएस के अंदर डिफरेंस आता है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। स्टेट का क्या कहा जाता है, किस तरीके से स्टेट को मिला के आप यूएस को बनाते हैं, और इंडिया को क्या कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद में थर्ड वाला तो हट गया, क्योंकि हाँ ये अलग ही आपको रेसिडुअरी पावर जो है वहाँ पे स्टेट पे देखने को मिलेगी। इसके साथ में यूएस के अंदर देखिए हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया था, यूएसएसआर रशिया से लिया था। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली देखने को नहीं मिलती है यूएस में, ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ जो आपको पहला स्टेटमेंट दिख रहा है जुडिशल सुप्रीमेसी, ये बात तो सही है, लेकिन हमारी जो है पार्लियामेंट्री सोवरेन है, लेकिन सबसे ऊपर हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्लियामेंट सोवरेन तो है, पार्लियामेंट चाहे तो कुछ पे भी डिसीजन ले ले, लेकिन अभी हमने देखा था आर्टिकल 31 के अंदर भी देखा है और शेड्यूल 9 भी देखा है कि अगर कुछ गड़बड़ करती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं करती है, तो पार्लियामेंट की जो सोवरेनिटी है इट मीन्स जुडिशली उसको ओवर पावर कर सकता है। तो जुडिशल ओवर पावर किस बेसिस पे कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हो रहा है, सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप इसको हटा सकते। तो ऑनली हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? ओनली 1, 2, ऑल, नन। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ओनली 1। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ओनली 1। 20th क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टर्म माइनॉरिटी इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्लूड्स बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो बताइए आर्टिकल 29 एंड 30 टॉक्स अबाउट माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा इशू यही है कि माइनॉरिटी क्या है ये हम नहीं बता पा रहे। क्रिश्चियंस नागालैंड के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल क्रिश्चियन इंडिया लेवल पे माइनॉरिटी कंसिडर किया जाता है। और स्टेट लेवल पे भी आप देखो कि ऐसा है, उन्हें माइनॉरिटी की जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम जो माइनॉरिटी है बहुत जगह पे वो बहुत सारे स्टेट में मेजॉरिटी में भी है। तो 40-50% आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी मुस्लिम की, स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन का लूप होल है, डेफिनेशन कुछ है नहीं हमारे पास में, ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फर्स्ट वाला आप इजीली हटा सकते हो, डी हट गया, सी हट गया। लेट अस लुक एट ऑप्शन अनदर ऑप्शन। तो सेकंड वाला देख लेते हैं। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडहरिंग टू इकोनॉमिक
वीकर सेक्शन रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट इन द एडमिशन अंडर आरटीई एक्ट। तो माइनॉरिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन्हें कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस वाला जो आरक्षण के अंदर सीट्स रिजर्व करना रहती है, 25% सीट्स रिजर्व करनी रहती है हर स्कूल के अंदर, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्हें एग्जाम किया गया है। बिल्कुल ये बात सही है, इन्हें एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। ये किसके अंदर आपको मिलेगा, ये देखिए मैंने आर्टिकल लिखा है यहाँ पे, सॉरी, प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट वाला जो केस है उसके अंदर माइनॉरिटी को एग्जाम्पशन देखने को आपको मिलेगा। थर्ड है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एब्सोल्यूट। बहुत ही पावरफुल वर्ड यहाँ पे यूज़ करा है, एब्सोल्यूट। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव। आर्टिकल 21 तो रिलेटिव है, आर्टिकल 19 तो रिलेटिव है, कोई भी एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। तो पहली बात तो एब्सोल्यूट बहुत नेगेटिव टोन में यहाँ पे आपको यूज़ होता हुआ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज़ एब्सोल्यूट। तो देखिए टीएमए फाउंडेशन, टीएमए पाई केस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 के अंदर आया था। उसके अंदर बोला था कि बिल्कुल हम इसे रेगुलेट कर सकते, ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। अगर हम चाहें तो इसे रेगुलेट कर सकते फॉर द मैनर टू एंश्योर एकेडमिक स्टैंडर्ड, प्रॉपर एडमिशन प्रोसीजर, फैकल्टी, फी स्ट्रक्चर, ये सब भी है। मान लो 1 करोड़ फीस रख दी, तो ये क्या हो रहा है भाई, ये तो माइनॉरिटी के अंदर भी आप देख रहे हो, ऊपर नीचे एलिट क्लास एंड सब एलिट पुअर क्लास डिवीज़न ये हो रहा है। तो ये थोड़ा सा भाई ये अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट या फिर पार्लियामेंट चाहे तो गवर्नमेंट कैन रेगुलेट। तो ये गलत आपको देखने को मिलेगा। ओनली टू स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट, टू स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आगे बात करते हैं 21 क्वेश्चन। नया देखिए, नए पैटर्न पर क्वेश्चन मिल रहा है। एक बार थोड़ा सा आजू बाजू वाला रफ कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ओके, फॉर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर न्यूज़पेपर एंड फाउंडर, उद्बोधन स्वामी विवेकानंद, द कॉमरेड एम.एन. रॉय, नवजीवन गोपाल कृष्ण गोखले। हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन आर अबो आर करेक्टली मैच, ओनली 1, 2, ऑल 3, नन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। अब देखिए आपको बता देता हूँ, उद्बोधन जो है, उद्बोधन बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था जब वो रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट करते। उसके बाद में एक बंगाली, बिल्कुल वो बंगाल के थे, बंगाली के अंदर आप देखोगे उद्बोधन आपको देखने को मिलेगा। अब इसका मैंने फ़ोटो लगाया नहीं बिकॉज वो उद्बोधन बंगाली में लिखा था, नहीं तो आप जो है समझ में आएगा नहीं आपको। ये उद्बोधन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो बंगाली के अंदर है, देयरफॉर आई हैव नॉट रिटन इट। स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल इसके आपको एडिटर फाउंडर देखने को मिलेंगे। इसके साथ में द कॉमरेड एम.एन. रॉय, तो बताइए कॉमरेड, ये कॉमरेड जो है एम.एन. रॉय वगैरह का नहीं है भाई। एम.एन. रॉय के आपको बताना है न्यूज़पेपर का नाम, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा आप मेहनत करिए, याद हो जाता है इससे। कॉमरेड देखिए किन्होंने एस्टेब्लिश किया था और फाउंडर कौन थे, मोहम्मद अली जौहर। ये देखिए 1910 से 1914 तक के मोहम्मद अली जौहर। थोड़ा सा यूनिक नाम आपको देखने को मिल रहा है, कॉमरेड एम.एन. रॉय नहीं है, अली जौहर जी यहाँ स्टार्ट करते हैं। देन नवजीवन गोपाल कृष्ण गोखले, तो नवजीवन भी गोपाल कृष्ण गोखले जी का नहीं है, स्टार्टेड बाय इंदुलाल याग्निक, और फिर गांधी जी 1990 में इसके एडिटर बन जाते हैं, नवजीवन। ये जो कॉमरेड है ये इंग्लिश में रहता है, ऊपर वाला बंगाली में रहता है, नीचे वाला ये आपको गुजराती में देखने को मिलेगा, नवजीवन। इंदुलाल याग्निक मेनली फाउंडर रहते हैं, देन स्टार्टेड जो एडिटर आपको मेन देखने को मिलेगा गांधी जी 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ओनली 1 ए। आगे बात करते हैं 22nd क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द नव विधान इन 1881 एमिंग टू क्रिएट अ यूनिवर्सलिस्ट रिलीजन, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर। देखो 1890 के आसपास स्वामी विवेकानंद जी इसमें आते हैं लाइमलाइट में, और ये यूनिवर्सलिस्ट रिलीजन की कई ऐसी बात आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद राजा राम मोहन राय 1834 के आसपास इनकी डेथ हो जाती है, ये भी नहीं है। बात है केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। अब जो केशव चंद्र सेन है और देवेंद्रनाथ टैगोर है, तो ये आपको ब्रह्म समाज, जब राजा राम मोहन राय 1834 में डेथ हो जाती है उसके बाद में आपको ये दोनों कमान संभालते हुए मिलेंगे।
धीरे धीरे क्या होता है, इनके बीच में डिस्प्यूट्स हो जाता है, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स। तो फिर केशव चंद्र सेन जो है न्यू विधान स्टार्ट करते हैं, और डीबीटी जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ये ओल्ड, या फिर आप इसे कहते हो आदि ब्रह्म समाज, ये ग्रुप बना लेते हैं, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज और ये न्यू विधान के अंदर ही आप देखते हो थोड़े से मॉडर्निस्ट भी रहते हैं, केसी सेन, पॉलिटिकल अवेयरनेस रहती है इसके साथ में। ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी स्टार्ट करते हैं 1870 में, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। उसके बाद में फिर 1881 में नव विधान भी ये स्टार्ट करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इनसे इंस्पायर्ड होकर आत्माराम दादा भाई वो आत्माराम पांडुरंग स्टार्ट करते हैं 1867 में महाराष्ट्र के अंदर एक नया समाज, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। फिर आगे बढ़ के वो सब देखिए इंस्पिरेशन चलती रहती है। तो केशव चंद्र सेन इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बताइए इसके अलावा भी एक आपको थर्ड ग्रुप मिलेगा ब्रह्म समाज के अंदर। ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन जो थे उनके अगेंस्ट में एक नया ग्रुप एमर्ज हुआ था 1890s के आसपास। आप देखिए युवा लोगों ने, यूथ ने क्रिएट किया था, उसका नाम बताइए आप। आगे बढ़ते 23rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रखमाबाई राउत केस इन 1885। रखमाबाई राउत केस 1885 की बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रखमाबाई राउत केस। इट इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पास द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। ओके, पंडित रमाबाई एंड बेहराम जी मालाबार वे एसोसिएटेड विद द केस। Queen Victoria personally intervene and use her royal prerogative to overturn the court final decision. Which of the following given is are correct? 3, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3. अब ये देखो यूनिक आपको पॉइंट मिल रहा है क्वीन विक्टोरिया। अगर आपने ऐसे कहीं सुना है कि कोई आ रहा है और वो ओवरटर्न कर रहा है, नॉर्मली नहीं होता है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो क्वेश्चन इसीलिए बना पाया है क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरवेंशन हुआ होगा। तो क्वीन विक्टोरिया बिल्कुल ये करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब एक बार रखमाबाई राउत का केस क्या है एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए रखमाबाई उस समय क्या चलती थी, चाइल्ड मैरिज चलती थी। तो ये रखमाबाई जो है दादाजी भीकाजी, इनके जो स्टेप फादर के ब्रदर रहते हैं उनके साथ में इनकी मैरिज हो जाती है एट द एज ऑफ 11 बोले तो चाइल्ड मैरिज। ठीक है, फिर इसके बाद में ये क्या करते हैं, आगे जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो फिर वो अपने हस्बैंड के साथ में रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो नहीं रहना चाहते हैं। तो वो वहाँ से फिर डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। तो हस्बैंड जो है फाइल करता है केस, फाइल करा केस उन्होंने। तो उसके बाद में ये होता है कि भाई हमें री इंस्टीट्यूशनल किया जाए ऑफ कॉन्जुगल राइट, मेरे जो कॉन्जुगल राइट है, मेरी पत्नी के ऊपर जो अधिकार है वो मुझे वापस दिए जाए, कहीं ना कहीं उसको मेरे पास में भेजा जाए। किसको? रखमाबाई को। तो रखमाबाई फिर उसके अगेंस्ट में आप आर्टिकल देखने को मिलेगा टाइम्स ऑफ इंडिया में। अब वो आर्टिकल लिखती है, बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें लिखती है। हिंदू वुमन नाम से आर्टिकल रहता है। उसके बाद में बहुत सारे आप देखते हो आर्टिकल आ गया। उस समय तो न्यूज़पेपर लिमिटेड ही रहते थे, तो बड़े बड़े लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर उनके लाइमलाइट में आ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी पर्सनालिटी आप देखोगे, बड़े बड़े सिंधिया से लेके बड़े बड़े आप किंगडम, वो सब इन्हें जो किंग रहते हैं, रूलर रहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। इसके साथ में फिर वापस से हाई कोर्ट के अंदर जो मैटर जाता है वहाँ पे ये पास हो जाते हैं। पास मतलब इनके फेवर में आता है डिसीजन 1886 में। वापस से जो हस्बैंड है फाइल कर देते हैं, रीट्रायल की बात होती है 1887 में, इनके अगेंस्ट में आ जाता है। इनके अगेंस्ट में केस आता है तो बहुत हंगामा होता है। फिर उसके बाद में क्वीन विक्टोरिया पर्सनली आ जाती है और ये पूरे डिसीजन को इंटरवेन कर देती है, पर्सनली इंटरवेन कर देती है, ओवरटर्न कर देते हैं पूरे की पूरे डिसीजन को। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस समय भी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकली अवेयर लोग थे उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो है डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हुए मिलेगा। आने वाले जो भी उस समय पर्सनालिटी रहती है उनका आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। और फिर अल्टीमेटली एज ऑफ कंसेंट बिल आपको देखने को मिल जाएगा 1891 में पास हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल तीनों करेक्ट आंसर इसका आपको देखने को मिल रहा है। पंडित रमाबाई बेहराम जी मालाबार जो थे इन्होंने सपोर्ट किया था। थोड़ा सा यूनिक केस है। आगे बढ़ते 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन रिस्पॉन्स टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुभाष चंद्र बोस डिमांडेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू कन्फ्रंट द ब्रिटिश विद एन अल्टीमेटम। महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू एग्रीड ऑन द डिमांड फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस बिफोर सपोर्टिंग ब्रिटेन वॉर एफर्ट।
द ब्रिटिश कैबिनेट इंक्लूडिंग लेबर पार्टी स्ट्रांगली सजेस्टेड अ नेशनल गवर्नमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग अ वॉर। क्या बोल रहा है? स्ट्रांगली सपोर्टेड नेशनल गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ वॉर। तो बताइए, स्ट्रांगली तो सपोर्ट ही नहीं कर सकते, और वर्ड आया पॉजिटिव, सॉरी एक वर्ड आया है स्ट्रांगली। तो क्या स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं? वॉर चल रही है वहाँ पे उनके साथ में, वर्ल्ड वॉर वन सेकंड चल रही है। उनको पता है वर्ल्ड वॉर वन में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, सेकंड चल रही है, और वो बोलते हैं कि इंडिया में नेशनल गवर्नमेंट स्ट्रांगली आ जाएगी, और उसी समय कब वॉर चल रही है। तो बिल्कुल गलत बात है। तो ऑल थ्री तो नहीं हो सकते। महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू एग्रीड ऑन द डिमांड फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस बिफोर सपोर्टिंग ब्रिटिश वॉर एफर्ट। तो नेहरू जी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे बात का, लेकिन गांधी जी ये बात से थोड़ा सा सपोर्ट नहीं थे। तो ये आपको यहाँ पे ये सेकंड वाला पॉइंट इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इमीडिएट जो इंडिपेंडेंस होना चाहिए बिफोर सपोर्टिंग ब्रिटिश वॉर एफर्ट, गांधी जी का थोड़ा सा डिफरेंट व्यू था। और रही बात सुभाष चंद्र बोस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, डिमांडेड इमीडिएट इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू कन्फ्रंट द ब्रिटिश विद एन अल्टीमेटम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट, और वो भी कौन सा है? ओनली वन, मतलब जो ओनली फर्स्ट है वो करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द गोल ऑफ कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ 1937। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, जनरली यूपी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन हो जाता है। टू पुट एन एंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओके, द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी आप देखते हो, ये 1950 के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, जब हमारी नई सरकार बन जाती है, उसके बाद में जमींदारी को ये अबॉलिशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए अबॉलिशन की तो ऐसी कोई बात यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। 4 यू कैन इजीली एलिमिनेट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 को एंड करने की बातचीत हो रही थी। इसके साथ में ट्रेड यूनियन फॉर्म करने की भी बात हो रही है, और रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, बिकॉज अनटचेबिलिटी उस समय बहुत ही वाइड स्प्रेड लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। पेरियार मूवमेंट वगैरह आप देखते हो, गांधी जी भी रहते हैं 1932 के अंदर। बहुत जगह पे जो हरिजन मूवमेंट हो जाता है, फिर जो रहता है 1934 में मैकडॉनल्ड अवार्ड आ जाता है, और फिर स्पेशल इलेक्टोरेट आप देखते हो, स्पेशल इलेक्टोरेट और जो भी रिजर्वेशन मिल जाता है, तो उसके अगेंस्ट में हरिजन मूवमेंट और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके अगेंस्ट में नहीं चलती, मतलब हरिजन के उत्थान के लिए जो लोअर पीपल है एट द सोसाइटी लेवल, उनके प्रमोशन के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी आपको ग्रुप फॉर्म होते हुए मिल जाएंगे। तो उसमें से इसीलिए आप देखते हो रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज द मेजर इशू एट दैट टाइम। 1, 2 एंड 3। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अगले सेशन में हम देखते हैं। थैंक यू।